नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेखों के विषय में। प्राचीन भारत के बहुत से शासकों ने अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए या फिर अपने सीमाओं के निर्धारण हेतु या दूसरे किसी कारण से अभिलेख खुदवाए थे, अभिलेख जारी करवाए थे, जिनसे उन शासकों के विषय में, उस समय के भारत के विषय में बहुत कुछ जानने समझने को मिलता है। तो ये अभिलेख भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस शासक का यह अभिलेख है, उस अभिलेख के संबंध में कोई विशिष्ट बात है, तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों के विषय में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला मैंने लिया है अभिलेख, तो ये वैसे तो भारत का नहीं है, भारत से बाहर यह अभिलेख प्राप्त हुआ था, लेकिन इस अभिलेख में प्राचीन वैदिक कालीन भारतीय देवताओं का उल्लेख मिलता है। इस कारण से ये जो अभिलेख है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इस अभिलेख को दुनिया का पहला अभिलेख भी माना जाता है, मतलब दुनिया का प्राचीन अभिलेख इसको माना जाता है। पहला तो नहीं बोलना चाहिए, इससे भी पहले के अभिलेख होंगे जो कि प्राप्त नहीं हुए हों या कुछ दूसरे कारणों से। तो प्राचीन अभिलेख है, नाम क्या है? बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख अथवा इसको मितनवी अभिलेख भी बोला जाता है, क्योंकि ये मितनवी शासकों द्वारा जारी किया गया था। तो बोगज कोई अभिलेख, समय 1400 ईसा पूर्व, मतलब कि आज जो 2000 चल रहा है, मतलब 2000, ये लगभग 2500 वर्ष, 3500 वर्ष पुराना है ये अभिलेख। 3500, 3500 साल पुराना। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एशिया माइनर, जो मध्य एशिया में एक स्थान है, अफगानिस्तान के उत्तर में, उधर जो तुर्कमेनिस्तान वगैरह है ना मध्य एशिया में, तो उस तरफ किसी स्थान को बोला जाता है एशिया माइनर। तो वहाँ से ये वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है, बोगज कोई अभिलेख, मितनवी अभिलेख। 1400 ईसा पूर्व का है ये। और जैसा कि मैंने बताया कि प्राचीन वैदिक देवताओं का इसमें जिक्र मिलता है। तो ये जो है ना अभिलेख, इसमें किसी संधि का उल्लेख है, और उस संधि के लिए जो है ये देवताओं को साक्षी मानते हैं कि हम लोग जो है देवताओं को साक्षी मान करके इस संधि को कर रहे हैं, इस टाइप से। तो यहाँ पर जो है 4 वैदिक देवताओं का जिक्र मिलता है। तो कौन कौन से थे वे 4 देवी देवता? अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो 4 देव थे, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। और ये जो चारों देवता थे ऋग्वैदिक काल या फिर कहें प्रारंभिक वैदिक कालीन समाज में प्रमुख देवता के रूप में माने जाते थे। तो चारों देवताओं के नाम आपको याद रखना है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसी क्रम में याद रखिएगा। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, आपको आराम से याद हो जाएगा। चारों का नाम आप लोग जो है 5-6 बार ले लीजिएगा, याद हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, ऐसे 4-5 बार आप बोलिए, याद हो जाएगा। अगले अभिलेख की ओर चलते हैं। तो अगला अभिलेख है अशोक के अभिलेख। देखिए, अशोक के अभिलेखों के ऊपर इस वीडियो में मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपने आप में एक वृहद क्या कहेंगे, एक बड़ा टॉपिक है। क्योंकि अशोक के जो है अभी तक वर्तमान समय में 40 से 45 स्थानों से बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। तो वो अलग उसका टॉपिक हो जाता है। तो उससे रिलेटेड मेरे चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हो। मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी है उसको बता देता हूँ। भारत में अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संदेश देने की शुरुआत अशोक द्वारा ही की गई। मतलब हमारे भारत में पहला शासक जिसने अभिलेख वगैरह खुदवाया तो वो अशोक को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेख खुदवाना शुरू करवाया था। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, अशोक के अभिलेख विभिन्न 40 स्थानों से प्राप्त हुआ है, जिसकी लिपि ब्राह्मी होती थी, भाषा प्राकृत होता था। तो इस पर डिटेल में वीडियो है अवेलेबल मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, देखिएगा। अगला है महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख, ये जो अभिलेख है ना अशोक से संबंधित है, लेकिन महास्थान अभिलेख का जो संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य से भी जोड़ा जाता है, अशोक के दादाजी से। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य महान था, तो उसका अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? महास्थान से। ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य, महास्थान अभिलेख, ये जो है ना शायद पश्चिम बंगाल में होना चाहिए महास्थान। अगला देखते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। हाथी गुम्फा
गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। कलिंग नरेश जो कि किसी समय में कलिंग पर शासन करता था। कलिंग किसको कहा जाता था? तो उड़ीसा, जो उत्कल है ना उड़ीसा, उसको कलिंग कहा जाता था। कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। अशोक जब कलिंग पर आक्रमण कर देता है और उसके बाद फिर वो बौद्ध धर्म अपना लेता है, तो वही कलिंग। तो कलिंग युद्ध से खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसके अलावा दूसरे कई सारी चीज़ें भी इससे पता चलती है, जैसे कि मगध के शासक महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था, ये भी इसी कलिंग अभिलेख से ज्ञात होता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ यहाँ से जानने को मिलता है कलिंग अभिलेख से। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? कलिंग क्षेत्र अर्थात उड़ीसा से। ये जहाँ तक आज के समय में ना, ये शायद पश्चिम बंगाल में होगा शायद ये वाला स्थान जहाँ से ये अभिलेख प्राप्त हुआ था। तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल इसको कलिंग नरेश बोला जाता है। तो नरेश मतलब राजा किस में बैठता है? हाथी में, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। तो कलिंग नरेश खारवेल हाथी गुम्फा। अगला है जूनागढ़ अभिलेख, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख जिसको गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख इसको माना जाता है। इससे पहले के जितने भी अभिलेख थे, चाहे वो सम्राट अशोक के अभिलेख हो या फिर किसी और के, वो सभी जो है प्राकृत या फिर ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा या फिर ब्राह्मी लिपि या फिर खरोष्टी लिपि में लिखे हुए होते थे। लेकिन संस्कृत में लिखा गया जो पहला अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख को माना जाता है। इसको गिरनार अभिलेख भी बोला जाता है। कहाँ से ये प्राप्त हुआ है? तो गुजरात से ये प्राप्त हुआ है, गुजरात। और किसके द्वारा इसको जारी करवाया गया था? तो शक क्षत्रप रुद्रदामन। देखिए, जो शक थे वो आक्रमणकारी थे, भारत में आक्रमण किए थे। और यहाँ पर जो पश्चिमी भारत है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सिंध वगैरह हो गया, तो उस तरफ का बहुत बड़ा क्षेत्र शकों के अधिकार में आ गया था। तो शक विदेशी थे, लेकिन भारत की भूमि में आकर के ये लोग जो है भारत की भूमि में रच बस गए, यहाँ की भाषा संस्कृति को अपना लिया। तो जो शक क्षत्रप था, जो शकों में है ना क्षत्रप बोला जाता था राजा को, तो जो शक क्षत्रप था रुद्रदामन, उसके द्वारा इस अभिलेख को खुदवाया गया था। जूनागढ़ अभिलेख को संस्कृत का प्रथम अभिलेख। क्या जानकारी प्राप्त होती है विशेष? तो इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में पहला अभिलेखीय प्रमाण इसी अभिलेख से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था इस क्षेत्र में, सौराष्ट्र क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में, जिसका नाम था पुष्यगुप्त। तो उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर यहाँ एक झील का निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील, इसी गिरनार क्षेत्र में। तो उसका भी वर्णन यहाँ पर मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा। तो जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। तो जो रुद्र वो पुराना होता है, शिव जी पुराने हैं, काफ़ी प्राचीन देवता है, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो रुद्र पुराना। और जो जूना का मतलब पुराना होता है, तो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ रुद्रदामन, जूनागढ़ रुद्रदामन। अगला देखते हैं नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी नासिक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नासिक से ही प्राप्त हुआ है। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है, नासिक से त्रयंबकेश्वर। और नासिक में ही कुंभ मेला भी लगता है गोदावरी नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में। आप लोग कमेंट करके बताइए तो कि जो क्या कहते हैं कुंभ मेला किन 4 स्थलों में लगता है? उनमें से एक तो नासिक हो गया। 3 स्थानों के नाम बताइए। तो किसके द्वारा इसको जारी किया गया था? सातवाहन नरेश। सातवाहन नरेश थे वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, उनके द्वारा इसको जारी किया गया था। इनकी माता का नाम था गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री। तो कई स्थानों पे बोला जाता है कि गौतमी बलश्री द्वारा इसको जारी किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नासिक अभिलेख, तो इससे क्या पता चलता है? मतलब इनके बारे में जानकारी मिलती है सातवाहन शासकों के विषय में। अच्छा, ये जो था ना पुलुमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इसने शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था, जिसका जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है। मतलब दोनों एक दूसरे के समकालीन थे और दोनों के मध्य संघर्ष भी हुआ था, बताया जाता है। बाद में फिर संधि हो जाता है, विवाह कर देते हैं। फिर मतलब रुद्रदामन जो है अपनी बेटी का विवाह पुलुमावी से करता है। अगला देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। प्रयाग प्रशस्ति किसका है? ये समुद्रगुप्त का। गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन बोला जाता था। विंसेंट स्मिथ के द्वारा इसको भारत का नेपोलियन कहा गया है।
तो समुद्रगुप्त इसने जो है प्रयाग प्रशस्ति खुदवाया, और इसमें क्या लिखना है उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का राज कवि था, दरबारी कवि था, तो उसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रूपरेखा तैयार करवाई गई। तो उसका लेखक कौन था, प्रयाग प्रशस्ति का हरिसेन। देखिए कोई भी राजा ना कोई लेख लिखवा रहा है, कोई अभिलेख खुदवा रहा है, तो खुद थोड़ी ना उसमें उसका लेख तैयार करेगा, वो किसी ना किसी से तैयार करवाएगा, जो भी लेखक होगा उससे, और फिर जो कारीगर होंगे वो फिर उस अभिलेख को तैयार करेंगे छैनी वैनी से उसको खोद खोद के। तो ध्यान रखेंगे हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है समुद्रगुप्त के कहने पर। क्या पता चलता है इससे, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त ने किस प्रकार से उत्तर भारत को जीता, फिर वो दक्षिण को गया, दक्षिणापथ के राज्यों को जीता, दक्षिण के दूसरे राज्यों को जीता, और उसने जो है दक्षिण के राज्यों को जीत करके उनको वापस लौटा दिया। तो ये सारा कुछ कहाँ पता चलता है, प्रयाग प्रशस्ति से। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, उसको चंपू शैली कहा जाता है। अच्छा, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, पहले कौशाम्बी में हुआ करता था, कौशाम्बी, इसको फिर अपने जो क्या नाम है उनका, अकबर, उसने फिर इसको जो है इलाहाबाद में ला करके स्थापित किया प्रयाग में। तो ध्यान रखेंगे इसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, माफी चाहूँगा, अगला जो अभिलेख है वो है उदयगिरी अभिलेख। किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से। ये कौन था, समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अपने पिता के समान ही ये भी एक योग्य शासक था, और इसने जो है उदयगिरी नामक अभिलेख खुदवाया। देखिए जो समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, ऐसे नहीं है कि इनके एक ही अभिलेख प्राप्त हुए, एक ही, इन्होंने और भी अभिलेख खुदवाए थे, लेकिन वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ मैंने जिन भी अभिलेखों को शामिल किया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनके अलावा भी और भी अभिलेख है, लेकिन वो उतना पूछा नहीं जाता है। अगर कभी पूछा गया तो वो फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा, अक्सर इन्हीं को ही पूछा जाता है। तो उदयगिरी अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर के निकट से प्राप्त हुआ है, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने भारत से शकों को मार भगाया। जो रुद्रदामन था ना जूनागढ़ अभिलेख वाला, उन शकों को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने खदेड़ दिया भारत से, और जो यहाँ थे वो लोग फिर यहीं के होकर के रह गए, वो लोग फिर आगे शासन नहीं करते हैं। अगला देखते हैं भीतरगांव अभिलेख। भीतरगांव अभिलेख ये किसका है, स्कंदगुप्त से। ये भी गुप्त वंश का शासक था। ये जो है ना उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट है भीतरगांव, तो वहाँ से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम पर हुणों का आक्रमण हुआ था बहुत ज़्यादा, तो इसने हुणों के आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा की। अगला है एरण अभिलेख। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एरण अभिलेख किससे संबंधित है, भानुगुप्त, गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त। और यहाँ से जो बार बार पूछा जाता है वो है सती प्रथा। देखिए सती प्रथा का प्रथम प्रमाण भानुगुप्त के इस एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ये एरण अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मध्य प्रदेश से। यहाँ ये जो अभिलेख है ना लगभग 510 ईस्वी का है। तो इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि जो भानुगुप्त हैं उनके कोई सेनापति थे गोपराज, और जो गोपराज है वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो उनकी जो पत्नी होती है गोपराज की पत्नी, वो अपने पति की चिता के साथ सती हो जाती है। तो इसका उल्लेख इस एरण अभिलेख में मिलता है। तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख या फिर प्रथम उदाहरण या फिर प्रथम साक्ष्य हमको एरण अभिलेख में देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी एरण से एक वराह प्रतिमा पर हुण शासक तोरमाण का लेख प्राप्त हुआ है। देखो हुणों का आक्रमण मैंने बताया था स्कंदगुप्त के टाइम पर बहुत हो रहा था, तो यहीं पर जो है ना एरण से ही एक वराह प्रतिमा पर हुण शासक तोरमाण का लेख भी प्राप्त हुआ है। अगला है मेहरौली प्रशस्ति। मेहरौली प्रशस्ति, वैसे ना ये जो मेहरौली प्रशस्ति है थोड़ा सा इसमें क्या कहना चाहिए, मतलब विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन अधिकतर इतिहासकार इसको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का मानते हैं। मेहरौली प्रशस्ति या फिर कहें मेहरौली स्तंभ, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार के निकट एक लौह स्तंभ है, कुछ ऐसा लोहे का स्तंभ है, एक पिलर है, तो वही पिलर क्या है, लौह स्तंभ। हाँ, ये मेहरौली स्तंभ, स्थान का नाम है मेहरौली, इसी कारण उसको मेहरौली स्तंभ या फिर मेहरौली प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर किसी चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त नहीं बोलता है, खाली चंद्र, मतलब चंद्र नामक राजा
ने ये किया वो किया, इस टाइप का चीज़ यहाँ दिया हुआ है। तो जो इतिहासकार हैं इस चंद्र का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से जोड़ते हैं। वैसे चंद्र से जो दूसरे कई सारे शासक भी हैं, चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त मौर्य है, लेकिन जो यहाँ पर बातें कही गई है उसके हिसाब से इसको चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है मेहरौली प्रशस्ति। अगला है गरुड़ स्तंभ लेख, ये भी कई बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है बताता हूँ। तो ये जो है यवन राजदूत हेलियोडोरस उसके द्वारा इसको जारी किया गया था। यवन मतलब यूनानी। तो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस वो यहाँ पर आए हुए थे विदिशा में। विदिशा जो अपना मध्य प्रदेश में है, बेसनगर में विदिशा, तो वहाँ आया हुआ था हेलियोडोरस। तो ये जो है भागवत धर्म ग्रहण कर लेता है। क्या? भागवत धर्म ग्रहण कर लेता है और ये फिर गरुड़ स्तंभ का मतलब गरुड़ स्तंभ जारी करवाता है और उसी से पता चलता है कि कोई यवन राजदूत है जो यहाँ आया हुआ था, भागवत धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने भागवत धर्म को ग्रहण किया। तो इस अभिलेख से पता चलता है कि इस समय ये ना लगभग तीसरी चौथी शताब्दी के आसपास का होना चाहिए। तो इस समय जो है भागवत धर्म काफ़ी उन्नत दशा में रहा होगा, तभी कोई बाहरी व्यक्ति उससे प्रभावित होकर के उसको अपनाया। तो इस अभिलेख से पता चलता है भागवत धर्म के विषय में। अगला है एहोल प्रशस्ति, कई बार पूछा गया है। एहोल प्रशस्ति भी किसका है? ये है चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय महाप्रतापी शासक था जिसने पल्लव नरेशों को परास्त किया था। उत्तर में हर्षवर्धन को परास्त कर दिया था। काफ़ी शक्तिशाली शासक था ये, जो कि कर्नाटक महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में शासन करता था। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था इसके द्वारा एहोल प्रशस्ति जारी किया गया और इसके रचनाकार कौन थे, लेखक कौन थे? रवि कीर्ति, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। तो इसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। एहोल प्रशस्ति से क्या जानकारी मिलता है? यही कि इसने हर्षवर्धन को परास्त कर दिया था नर्मदा नदी के तट पर। देखिए हर्षवर्धन जिसने पूरे उत्तर भारत को जीत लिया, उसके बाद वो दक्षिण को जीतने निकला, लेकिन जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने उसको नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया, बुरी तरह से परास्त कर दिया। एहोल प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो पल्लव नरेश थे उनके बारे में भी पता चलता है कि उनसे भी इसने लड़ाई की थी। उसके बाद है देवपाड़ा अभिलेख। तो देवपाड़ा अभिलेख ये भी कई बार पूछा गया है। ये जो है बंगाल के शासक विजय सेन से संबंधित है। विजय सेन जो सेन वंश का शासक था, तो ये बंगाल से प्राप्त हुआ है देवपाड़ा अभिलेख। तो ये विजय सेन जो बंग शासक था, बंगाल का शासक था, उसके द्वारा जारी किया गया था। अगला है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, किसके द्वारा जारी करवाया गया था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन था? शुंग वंश का संस्थापक जिसने मौर्य वंश का अंत किया। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। क्यों इंपॉर्टेंट है अयोध्या अभिलेख? तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ 2 बार। तो जो क्या कहते हैं, तो इस 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए जाने के विषय में इसी अयोध्या अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। कई बार पूछा गया है। अगला देखते हैं, अगला अभिलेख कौन सा है? तो ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख ये किसका है? तो प्रतिहार नरेश राजा भोज। कहाँ राजा भोज? कहाँ? गंगोतेली वाले राजा भोज, तो उनसे संबंधित है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर से ये प्राप्त हुआ है। तो प्रतिहार वंश के शासक थे। अगला है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख मालव नरेश यशोवर्धन के द्वारा जारी किया गया था। देखिए मालव मतलब जो मालवा क्षेत्र है ना, वहाँ पर यशोवर्धन नामक शासक शासन करता था जो बहुत शक्तिशाली था। ये गुप्तों के समय का था। गुप्तों के समय मतलब जब स्कंदगुप्त, भानुगुप्त वो लोग जब शासन कर रहे थे ना, मतलब उत्तर गुप्त काल में ये मालवा के क्षेत्र में शासन करता था। और इसी समय जो है हुणों का आक्रमण हुआ था। हुण जाति के लोग स्कंदगुप्त के समय से शुरू हो गया था। तो जो यशोवर्धन था इसने हुणों को बुरी तरह से परास्त किया और भारत से खदेड़ दिया था। वैसे गुप्त शासकों ने भी हुणों को परास्त किया था, लेकिन अंतिम रूप से जो है यशोवर्धन इसने हुणों को बुरी तरह से परास्त किया था। तो मंदसौर अभिलेख से इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो बस इतने ही अभिलेखों को मैंने यहाँ सम्मिलित किया है। इसके अलावा भी दूसरे कुछ अभिलेख हैं, लेकिन उसके संबंध में उतना पूछा नहीं जाता है परीक्षा में। तो अगर कभी हुआ तो मैं जितने भी अभिलेख हैं उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन जो टॉपिक है वो बड़ा बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि कई सारे अभिलेख हैं जो कभी पूछा नहीं जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है, तो मैंने इनको शामिल किया। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।